नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के बेहतरीन सेशन में। मैं सुमित गोयल आप सभी का एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूज की सीरीज में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए कंटिन्यू बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे हम सीजीएल के पीवाईक्यूज का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस आपको करवा रहे हैं। 36 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था और एक एक शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आप यहां देख पाएंगे। तो आज की शिफ्ट में, आज की क्लास में जिस पेपर पे चर्चा करने वाले हैं वो है बच्चों 23 सितंबर 2024 शिफ्ट नंबर 1। क्या पढ़ेंगे आज हम इस पेपर का रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और अगर आप आने वाले साल में या इसी वर्ष में सीजीएल या सीपीओ या सीएचएसएल का एग्जाम देंगे तो इस प्रकार की क्लासेस आपके लिए बहुत 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 आवश्यक है। आप पीवाईक्यूज का कंप्लीट एनालिसिस कीजिए, आप यकीनन आने वाले एग्जाम में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, बहुत टाइम लिए बिना शुरू करते हैं आज का ये पेपर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सवाल देखो मैंने थोड़ा इस हिसाब से दिए हैं आपको ताकि आप विजिबल ठीक रहे। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको सवाल ठीक से दिखते रहें, दिक्कत नहीं आए। 3 ऑफ द फॉलोइंग आर सेम इन अ सर्टेन वे। देखिए 4 चीजें दी गई हैं, उनमें से 3 चीजों में एक समानता है। ये नंबर बेस्ड लॉजिक है। हम जब कोर्स आगे पढ़ रहे होंगे तो खूब सारा इनमें अभ्यास कर रहे होंगे। आपको नंबर देखकर जजमेंट करना है कि सर 4 में से 3 चीजें एकदम एक जैसी हैं, एकदम उनमें समानता दिख रही है। जो पॉइंट उनसे अलग है, डिफरेंट है, अलग है, वही आंसर है। तो 4 में से एक बात को अलग करते कैसे हैं सर? 4 में से एक चीज को डिफरेंट करने की आर्ट क्या है? आर्ट ये है बच्चों, इनमें कोई समानता बनाओ। स्टार्टिंग के नंबर काफी छोटे दिख रहे हैं, लास्ट नंबर बड़ा है। अगर आपने कहा सर मल्टीप्लाई करूं तो 45, ना। जोड़ के कोई ट्रिपल करें तो ना। सर 15 और 3 का डिफरेंस ले तो 12, 9 बार कट रहा है। 11 18 में 7, 9 बार कट रहा है। हो गया बेटा। लॉजिक ये है कि 15 और 3 का डिफरेंस लीजिए, जितना भी आए उसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो थर्ड नंबर बनेगा। देखिए, अगर मैं आपको यूं ए बी सी में लॉजिक बताऊं, आप कह सकते हैं कि ए और बी का माइनस इंटू 9 इज इक्वल टू 6। 15 माइनस 3 12, 12 गुणा 9 108। अगर मैं 18 माइनस 11 करता हूं 7, 7 इंटू 9 63। यहां भी काम कर रहा है सर। 12 माइनस 8 4, 4 इंटू 9 36। यहां भी काम कर रहा है बच्चों। लेकिन लास्ट वाले में 21 माइनस 14 करोगे 7, 7 इंटू 9 करोगे 63। यहां लिखा हुआ है 72। एक बात को अलग करने का टारगेट यही होता है कि बाकी 3 बातों को सेम कीजिए। जब भी प्यारे बच्चों आप 4 में से किसी एक चीज को अलग करने जाएंगे तो आपको यही समझना है, यही ट्राई करना है कि सर 3 बातों में सिमिलरिटी होनी चाहिए। हम 3 बातों को सेम करेंगे, चौथा पॉइंट अलग बनेगा, जो अलग बनेगा वही आंसर होगा। और सेकंड, जैसे वो सवाल था क्लासिफिकेशन का, ये सवाल दिया है लेटर सीरीज का। और लेटर में जानते हैं बच्चों क्या करना है? आप कहना सर जी हर एक अक्षर की अलग अलग सीरीज बनानी है। और अल्फाबेट की नंबरिंग लिखना मत, दिमाग में होनी चाहिए बेटा। उनको लिखने में टाइम लगता है, टाइम लगाना नहीं है। अगर मैं देखूं 10, 14, 22, 26, बीच में मिसिंग है बच्चों 18, मतलब +4। 10 and 4 14, 14 and 4 18 आर 18 and 4 22 and 26, +4 4 दिया गया। अगली बार सर 8 6 डी, -2 की स्थिति दिख रही है। सेकंड वाला देखो 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 2 भी है और Z भी है। सेकंड वाला -2 पे चल रहा है। थर्ड 15 for 19 for 23, थर्ड वाले में 4 4 ऐड कर रहा है। और देखिए 23 के बाद में 27 पर भी A आता है, जानते हैं ना। Z आता है 26 पे, 27 पे A। 17 15 13 यानी कि M आएगा -2। 17 15 13 11 9। पॉइंट ये है RDWM, RDWM ऑप्शन नंबर डी।
कई बार बच्चे जल्दबाजी में RDMW टिक कर देते हैं। ऑप्शन को ठीक से चेक करना, जल्दबाजी मत करना, एक एक सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। नंबर 3, कोडिंग डिकोडिंग। रेडियो को कोड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का कोड दिया हुआ है और टेलीविजन का कोड पूछा है। जानबूझकर बड़े बड़े लेटर दिए जाते हैं, बड़े बड़े वर्ड देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। बेटा आप अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी अपना लॉजिक इस पे देख पाएंगे, तो भी जानकारी इस पे ट्राई कर पाएंगे। सर अगर मैं रेडियो का कोड देखता हूं तो मुझे आइडिया पड़ रहा है कि आर में आपने +1 किया, -1 किया, +1 किया, -1 किया और +1 किया, तो इसका मतलब तो ऑल्टरनेट चल रहा है, कोई वॉवल कॉन्सोनेंट की बात नहीं है। देखो यहां पे आई में माइनस है, ओ में प्लस है, आई और ओ दोनों होते हैं वॉवल, तो एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको सिर्फ दिया है ऑल्टरनेट, +1 -1 +1 -1 +1। आप फ्रीक्वेंसी को लिखिए मत, समझ लेना। एफ में एक जोड़ोगे जी, आर में एक माइनस करोगे क्यू, ई में एक जोड़ोगे एफ, क्यू में एक माइनस करोगे पी। हाँ सर यहां भी ऑल्टरनेट है। जब आपको इतना कंफर्म हो गया कि लॉजिक ऑल्टरनेट पे चल रहा है तो पूरे सवाल को ऐसे लिखने की नीड नहीं है। अब डायरेक्टली आप तो अपना उत्तर निकाल दीजिए। हम 2 बार लॉजिक ट्राई तब करते हैं बेटा जब आपको लॉजिक में डाउट आए। पहले पॉइंट से अगर लॉजिक ना बन पाता तो फिर हमें इस पे सोचना पड़ता, पर आई थिंक अब तो दिक्कत नहीं है। टेलीविजन, अगर इस टेलीविजन का कोड निकालना है, ऑर्डर में गलती मत करना, पहले बार +1 करना चाहिए। टी में एक जोड़ोगे बेटा यू, ई में एक माइनस करोगे डी, एल में एक जोड़ोगे माइनस और ये +1 एम -1 डी, यूडी एमडी तो सब में ही है, आगे भी करना पड़ेगा मुझे। ओ माय गॉड, डब्ल्यू एच टी एच पी एम। +1 -1 के पूरे ऑर्डर को देखूंगा तो उत्तर कुछ ऐसा बनना चाहिए बेटा। देखिए यूडी एमडी सबके स्टार्ट में है, तो लास्ट में क्या है, लास्ट में है एचपीएम। एचपीएम तो एक ही ऑप्शन में है, तो कंप्लीट आंसर है यू डी एम डी डब्ल्यू एच टी एच पी एम। ऐसे सवाल होते तो बड़े इजी हैं, लेकिन जब भी आप पेपर में करें ना बेटा तो इस बात को जरूर देखें कि आसपास की नंबरिंग दी गई है या +1 -1 दिया गया है, किस पॉइंट में दिया गया है, उसको ध्यान से ट्राई कीजिए। नंबर 4 ले जाओ फ्री के नंबर। हाँ, वर्ड अरेंजमेंट, हर पेपर में एक सवाल तो मिल ही रहा है बच्चों। कहानी क्या है, मोबाइल, एक आपको वर्ड दिया है मोबाइल और कहा गया कि मोबाइल के सारे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगा दीजिए। लगाइए बेटा। सबसे पहला अक्षर आपको दिख रहा होगा बी, बी के बाद दिख रहा होगा ई, ई के बाद आई, आई के बाद एल, फिर एम, फिर ओ। मोबाइल के अक्षरों को अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाओगे तो पहला अक्षर बी, फिर ई, फिर आई, फिर एल, फिर एम, फिर ओ। तो सर चेंज क्या है, चेंज कुछ खास तो नहीं है, सबकी जगह चेंज है सर, एम ओ बी आई एल एम सब चेंज है। तो मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज, कितने लेटर अनचेंज रहेंगे, नन। एक भी ऐसा अक्षर नहीं है जो अपनी सेम जगह पे आ गया हो, तो आपने इसी को ट्राई करना है, इसी को सॉल्व करना है। जानकारी बेहद आसान। नंबर 5 क्वेश्चन करो ट्राई से। एनालॉगी का सवाल है बच्चों, एनालॉगी मतलब सादृश्यता। सवाल कहता है आपसे कि 12 and 235 का कोई रिलेशन है, वही रिलेशन 14 का और 287 से भी है, वही रिलेशन 18 का किससे होगा। मतलब 12 और 235 आपस में संबंधित हैं, 14 और 287 भी उसी प्रकार में है, जैसा तर्क इसमें है वही तर्क इसमें है, और उसी तर्क पे आगे क्या बनेगा। देखिए एक बात तो मैं देख पा रहा हूं, नंबर काफी बड़े बड़े जा रहे हैं, तो 12 को कोई मल्टीप्लाई कर रहा होगा, कुछ और कर रहा होगा। जैसे मैं एक बार सोचूं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 12 का स्क्वायर होता है 144, ये भी आसपास नहीं जा रहा। 14 का स्क्वायर होता है 196, ये भी आसपास नहीं जा रहा।
लेकिन आसपास तो नहीं है, पर देखो इनका डिफरेंस सेम लग रहा है ना। हाँ सर 12 के स्क्वायर में आप एक काम कीजिए 91 ऐड कीजिए, 4 1 5 23, 235 बन गया। मतलब अभी तो मैं सोच रहा हूं कि 235 बनाऊं कैसे, कुछ गुणा उणा करके देखते हैं। तो हमने कहा सर देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं 144 और 91 ऐड कर दूं तो बन गया। वहां भी देखिए बन रहा है क्या, अगर लॉजिक यहां भी फॉलो हो जाए तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट कीजिए। 91 वो है 287, सही है। तो 18 का बेटा स्क्वायर कीजिए 324, उसमें 91 ऐड कर दीजिए तो 33 32 और 9 41, 415, 415। जी हाँ ऑप्शन भी मिल गया, टिक कर दीजिए। आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये माइंड में क्लिक कैसे होगा कि 91 जोड़ दें। प्रैक्टिस, जब हम इनके कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्लास में, ढेरों क्वेश्चन आप अभ्यास करते हैं तो हम ये सीखते हैं कि नंबर्स को देखकर उन पे लॉजिक लगाएं कैसे। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें स्क्वायर करें, इसमें क्यूब करें, इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड करें, इसमें माइनस करें। प्रैक्टिस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आप इस चीज पे कंफर्ट फील कर पाएंगे, आसानी से काम कर पाएंगे बच्चों। नंबर 6 लेटर सीरीज, ध्यान से करना। सारे लेटर आपको अलग अलग ऑर्डर में करने हैं। फर्स्ट वाले को फर्स्ट में पढ़ना, सेकंड वाले को सेकंड में, थर्ड वाले को थर्ड में, यानी अलग अलग ऑर्डर लेके चलिएगा। इनको मिक्सअप करने की कोई नीड नहीं है, जानकारी बेहद आसान। सर पहला अक्षर कितना फर्जी दिया है, बी सी डी ई एफ। अरे बाबू एक एक जोड़ो, बी सी डी ई एफ। सेकंड वाला क्या है, 8 10 12 14 16। अरे दो दो ऐड कर रहे हैं भाई, 8 और 2 10, 2 12, 2 14, 2 16। एफ और पी से स्टार्ट होगा तो अगली बात को चेक काहे करते हो साहब। जब एफ पी पे उत्तर मिल गया तो ठीक है ना। आपने ना ना पूरा 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 पढ़ेंगे सर। देखो 14 3 17 320 323 और 26। अगर आप नंबर भी चेक करते हैं तो 3 3 ऐड करके बनाओगे, ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। अरे कितनी आसान जानकारी दे रहे हैं भाई। लो सेट बेस एनालॉगी, 7वां क्वेश्चन फ्री के नंबर। क्या कह रहा है आपसे, ये जो दो नंबर के सेट दिए हैं ना, इनके नंबर आपस में संबंधित है और संबंधित भी किसी विशेष तरीके में है। आप तो वो तरीका ऑब्जर्व कर दीजिए, उस बेस पे आगे क्या बनेगा ये बता दीजिए। क्या होगा, क्या ही होगा इसमें। 25 और 22 को अगर मैं ऐड करता हूं तो 47 मिल जाता है बच्चों। थर्ड नंबर बड़ा था, मैंने देखा ऐड करके बात बन गई। इधर भी तो देखो 31 प्लस 24 यस 55। तो जो लॉजिक फर्स्ट पे था वही सेकंड पे था भाई, हैं। आगे भी सोचो, 22 और 19 को जोड़ोगे साहब तो मेरे हिसाब से बनेगा 41। ना 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 गलत बात साहब। आपने कहा जी 18 और 21 को जोड़ेंगे साहब तो 39 बन तो रहा है, और क्या चाहिए, हो गया आंसर। बाकी के ऑप्शन तो सेम बनेंगे नहीं। 18 और 21 का सम आएगा 39, बी इज द राइट आंसर। थोड़ा तो सवाल ठीक से बनाया होता, कोई इनको जोड़ के डबल ही कर देता, इनको जोड़ के ट्रिपल ही कर देता, किसी एक नंबर का डबल एक का हाफ कर लेता, पर नहीं। ये कह रहे हम आपको नंबर देंगे फ्री के, तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है बेटा। तुम तो 25 और 22 को जोड़ के कर दो, और कोई सज्जन कोई प्रेमी इसको भी ना कर पाए, बहुत भारी संकट है। कैलकुलेशन की बेसिक बातें आनी चाहिए बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन में तो मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। ये आई बात पढ़ने पढ़ाने वाली। टॉपिक का नाम है फिगर सीरीज, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट। 2 सवाल आने हैं बेटा। फिगर सीरीज का मतलब 2-2 सवाल आने हैं। और आप गौर कीजिए, आपके सामने यहां पे 4 प्लेस हैं, 1 2 3 4। हर फिगर में यही चारों ऑक्यूपाइड हैं, यही चारों यूज किए हैं। तो पहला काम तो आपको क्या देखना है, क्या कोई कंटिन्यू पैटर्न बन रहा है क्या।
आपका टास्क, आपका दिमाग ये होना चाहिए कि सर क्या कोई कंटिन्यू पैटर्न बन रहा है। आप गौर कीजिए, देखिए पहले में जो आकृति 1 पे है, अगले में वो आकृति 4 पे आ गई, 1 वाली आकृति 4 पे आ गई। यहां जो आकृति 1 पे है वो तो 4 पे आई ही नहीं। अरे तो इसका मतलब सर जी 1 और 2 3 4 का कंटिन्यू पैटर्न नहीं बन रहा। अब और गौर कीजिए, नीचे वाला एरो आगे, ये साइन आगे तो आया ही नहीं, गलत हो गया। तो इसका मतलब अगर आपने देखा कि 1 2 3 4 में ऐसे कंटिन्यू पैटर्न नहीं बन रहा, तो आप एक नजरिया और देखिए कि क्या मैं इनको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूव कर दूं। जैसे ये जो साइन है ये वाला, ये देखो एक एक प्लेस एंटी क्लॉकवाइज आगे चल रहा है। पहले आया था फर्स्ट पे, फिर आ गया 4 पे, फिर आ गया 3rd पे, फिर आ गया ये 2 पे। यानी ये जो मैंने साइन आपके लिए हाईलाइट किया है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहले था फर्स्ट पे, फर्स्ट से 4 पे, 4 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम कीजिए, और जैसे ही आपने उस साइन को देखा ना, ये उत्तर नहीं है साहब, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, उत्तर सी आ गया। केवल एक आकृति को देख के टिक कर दिया आपने, कहा बाकी देखेंगे तो हो जाएगा ना, दिक्कत नहीं। देखो नीचे का एरो है, नीचे का एरो, जो भी नीचे का एरो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। यानी यहां था, अगली बार ये आ गया 3 पे, अगली बार आ गया 4 पे, अगली बार आ गया 1 पे, और अगली बार आ जाएगा 2 पे। इसको देखोगे तो भी आपके सवाल का उत्तर सी ही आएगा। आपने कहा सर मैं तो ऐसे लॉजिक यूं लगाता नहीं हूं, मैं तो इस सवाल को वैसे कर रहा था सर कि जो मूवमेंट 1 से 2 में वही मूवमेंट 3 से 4 में जो मैंने बताया था। अक्सर आप ऐसा सवाल देखते हैं कि सर 1 और 2 की मूवमेंट, 3 और 4 की मूवमेंट देखिए ना, फर्स्ट में आकृति यहां है नीचे आ गई, फर्स्ट में ये सी वाली आकृति नीचे आ गई, ये एरो ऊपर था नीचे आ गया, ये ट्रायंगल ऊपर था नीचे आ गया, सेम है। 1 और 2 3 और 4 सेम है, बच्चों 2 और 3 की उठापटक 4 और 5 की सेम होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक। 2 और 3 का चेंज 4 और 5 के सेम होगा। सर क्या चेंज है? ये राइट वाला सी अगली बार लेफ्ट में आ गया, ये राइट वाला अगली बार लेफ्ट में आएगा, ये लो, ये लेफ्ट वाला राइट में चला गया, ये एरो राइट में। तो खाली इनको देख के करोगे तो भी आंसर ठीक आएगा। चाहे कंटिन्यू पैटर्न कर लीजिए, चाहे ऐसा बना लीजिए, 1 2 3 4 बात एक ही है, पॉइंट सेम है। नंबर सीरीज, पूछो नंबर सीरीज होती क्या है? सर नंबर सीरीज का मतलब है आपको इनके बीच का डिफरेंस देखना है, डिफरेंस में कोई ना कोई लॉजिक मिलेगा, उत्तर मिल जाएगा। तो पहले तो बड़ा बिना गलती किए बड़े ध्यान से इनका डिफरेंस काउंट करें। तो कितना ऐड किया होगा? 11 और 20 31। यहां हमने ऐड किया है शायद 37। यहां इनमें अगर मैं देखूं 1 और 41, और यहां इनमें ऐड किया है 43। आपने कहा सर सीरीज समझ में नहीं आ रही है, 31 और 6 37 4 2 मतलब क्या? प्राइम नंबर। याद रखना, कितनी बार पहले भी बताया है आपको कि अभाज्य संख्याएं कभी गलत नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी काम की चीज होती है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1, एक वो संख्या खुद, या मैं यूं कहूं ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होती। ऐसे नंबर होते क्या हैं सर? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 आगे भी होते हैं, पर मैं तो एक बार इतने ही लिख रहा हूं। मेरे को सीधी 31 37 41 43। अगली बार बेटा 47 की बारी है, और 47 ऐड करोगे तो आंसर बनेगा 588। द लॉजिक इज द प्राइम नंबर। बीच में प्राइम नंबर को जोड़ना या डायरेक्टली प्राइम नंबर की सीरीज को बनाना एक आवश्यक टाइप है। इस प्रकार के खूब सवाल दिए जाते हैं, इन पे काम करना आना चाहिए। नंबर 10। 10 इज अ क्वेश्चन ऑफ लेटर सीरीज, या यू कैन से क्लासिफिकेशन। मतलब ये जो आपको अक्षर दिए हुए हैं ना,
ये अपने आप में एक विशेष नियम की पालना करते हैं। उस नियम के बेस पे एक चीज को अलग करना है। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, एक चीज अलग तभी हो सकती है जब बाकी के तीन सेम हो। तो आपका फोकस, आपका कॉन्सेप्ट ये रहना चाहिए कि हम तीन बातों को किसी नजरिए में सेम कर देंगे, चौथा पॉइंट अलग बन जाएगा, उसको आंसर कर दीजिए। जैसे 20 और 3 23 दिख रहा है, 7 में से 3 माइनस किया 4, 16 और 3 माइनस 11 में से 2 माइनस किया, 13 और 3 16, 14 में 3 माइनस किया, 10 और 3 13, 17 में से 3 माइनस किया। सर बाकी सब में आपको लॉजिक मिल रहा है +3 -3, लेकिन बी वाले ऑप्शन में +3 -2 दिया गया है। आपके मन में एक बात और भी आ सकती है कि सर और क्या लॉजिक बन सकता है इस पे, अपोजिट लेटर पेयर। हमने ये याद कर रखे हैं बेटा, आपने खूब पढ़े होंगे। मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि अल्फाबेट की चीजें आपको याद रखनी है, और अल्फाबेट में याद करने के लिए 3 ही बातें होती हैं। अल्फाबेट में आपके सामने याद करने के लिए केवल 3 ही बातें होती हैं बेटा। कौन कौन सी? एक तो अल्फाबेट की नंबरिंग आप लेफ्ट से राइट याद कीजिए, एक अल्फाबेट की नंबरिंग आप याद कीजिए राइट से लेफ्ट, और एक याद कीजिए अपोजिट लेटर पेयर। कौन कौन से? AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LOMN. These are 13 opposite letter pair AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LOMN. These are 13 opposite letter pair. प्यारे बच्चों, आप कह सकते हैं T और G अपोजिट है, W और D अपोजिट है। देखिए +3 के बाद में T का अपोजिट G, W का अपोजिट D। सर M का अपोजिट N, P का अपोजिट K, J का अपोजिट Q, M का अपोजिट N, P का अपोजिट K, लेकिन जो S का अपोजिट I नहीं होता, S का अपोजिट H होता है। तो ये गलती यहां दी गई थी। 4 में से 3 बातें सेम मिलेंगी ही मिलेंगी। अल्फाबेट में इनको नोट कर लेना, इनको याद कर लेना। 13 पेयर बनते हैं प्यारे बच्चों, AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LOMN। बड़े काम की बात है, इस पे गलती मत करना, आसान बहुत है। चलिए 11। कई बार ये इतने आसान आसान सवाल दे देते हैं कि लगता है कि पेपर में क्यों दे दिया है। कह रही सेम फिगर बताओ कहां है, और आकृति को घुमाना नहीं है। नहीं घुमा रहे मेरे भाई, तो आप तो साफ साफ ये ऑप्शन दिखा तो रहे हो हमें। ये रहा, एक यूं ट्रायंगल सा बना के लाइन को एक्सटेंड भी करना है। हाँ है ना बेटा सब कुछ। तो ए वाली फिगर में एग्जैक्ट सेम फिगर मिल रही है। इनको तो कुछ करने कराने की बात होती नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, एक नॉर्मली बात है बेटा। ये सिंप्लीफिकेशन कहिए या बोर्ड मास कहिए या इसे कहिए मैथमेटिकल ऑपरेशन, बात एक ही है। सबसे पहले ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट विल बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ प्लस एंड माइनस इंटरचेंज। बच्चों जहां कहीं प्लस है उसकी जगह पे माइनस कर दीजिए, और जहां कहीं माइनस है उसकी जगह पे प्लस। मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑल्सो चेंज, जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड कीजिए, जहां डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई कीजिए। सर अगर मैं इसको देखूं ना तो 25 - 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 14 भाग 2। अभी तक हमने कोई नियम नहीं लगाया, बस आपने कहा था प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दीजिए, हमने कर दिया। तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, डिवीजन पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे डिवीजन। और अब इसके बाद में ये तो अंडरस्टूड है बच्चों कि बोर्ड मास का नियम तो लगेगा सर। बोर्ड मास का नियम तो मतलब लगना ही लगना है, इसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है। क्या नियम लगाएंगे सर? 25 - 9 × 3 27 + 7। बच्चों 7 में से 2 गए 5, 5 इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बोर्ड मास का नियम हर बार आपको लगाना है, मेंशन कहीं किया नहीं जाता, पर ये अंडरस्टूड है। अगर सवाल मैथ्स का है तो बोर्ड मास का नियम अप्लाई करेंगे।
पहले होगा डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट। प्लस माइनस करने में गलती मत करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एनालॉगी, जो लॉजिक 40 से 123 में है वैसा ही लॉजिक 63 से 192 में है, वैसा ही लॉजिक कहां बनना चाहिए? प्यारे बच्चों एक बात तो बताओ मुझे, तुम कॉमन सेंस कर रहे हो, 40 और 123 123 क्या लग रहा है? नंबर काफी बड़ा है और इतना बड़ा है कि ट्रिपल जैसा फीलिंग आ रही है। 40 या 120, देखिए ऐसा कर सकते हैं क्या कि 40 को 3 से गुणा कीजिए 120 और उसी में 3 जोड़ दीजिए 123, या आप यूं भी कह सकते हैं कि 40 में 1 जोड़िए 41, ये ज्यादा ठीक रहेगा। एक ही बात है वैसे कि 40 एंड 1 किया 41, उसका ट्रिपल किया 123। इस नंबर में पहले 1 ऐड करो फिर 3 से गुणा करो। 63 में 1 ऐड करेंगे 64, 64 का 3 से गुणा करेंगे 192। नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 जोड़ दीजिए, या यूं कहिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक ऐड कीजिए फिर 3 से गुणा कीजिए, बात तो एक ही है। सर अगर मैं ये देखूं ना, 68 प्लस 1 करूंगा 69, इसको अगर 3 से गुणा करूंगा, 69 का 3 से गुणा करके 207 बनेगा बेटा, ये नहीं बन सकता। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 39 में 1 जोड़ूंगा 40, 40 का ट्रिपल करूंगा 120। तो जैसा लॉजिक ऊपर की संख्याओं में था एग्जैक्टली सेम हूबहू लॉजिक आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो बाकी कहीं और चेक करने की नीड नहीं है। जब सटीक लॉजिक एक जगह मिल गया तो बाकी ऑप्शन को चेक करके टाइम वेस्ट क्यों करें? बात हमारी करेक्ट है, बात अपनी सही है। 40 आओ फिगर सीरीज देखो बेटा। फिगर सीरीज पहले भी कर चुकी हो, आपको पता है कि पहला पैटर्न तो आपको क्या देखना चाहिए, कंटिन्यू पैटर्न बन रहा है क्या, इसका ये एरो नीचे, इसका ये एन नीचे नहीं है। तुरंत जान लीजिए 1 से 2 को कैच करो और 3 से 4 को देखो। फिगर सीरीज के सवाल हम लगातार पेपर में आपको बता रहे हैं और लगभग शिफ्ट में लॉजिक यही आ रहा है बच्चों। 1 और 2 वाला चेंज क्या तुम्हें 3 से 4 में दिखाई पड़ रहा है? आप कहना हां सर, हां हां हां। 1 और 2 की मूवमेंट 3 से 4 में दिख रही है। कैसे? फर्स्ट प्लेस पे एरो था, देखो सेंटर पे आ गया, ट्रायंगल था सेंटर पे आ गया। फर्स्ट प्लेस में नीचे एन है, ये ऊपर चला गया, एस है ऊपर चला गया। कुछ भी देखो ना, मिडल में एस था नीचे हो गया, मिडल में सी था राइट में हो गया। बॉक्स के अंदर 7 और सी आपस में इंटरचेंज हो गए, एरो और एन आपस में इंटरचेंज हो गए। तो जैसा मूवमेंट जैसा काम तुमने 1 से 2 में कर रखा है, डिटो काम 3 से 4 में कर रखा है साहब। तो आप इनसे कहिए सर 2 और 3, 4 और 5 भी सेम होंगे। जो प्रोसीजर 2 से 3 में फॉलो हुआ है सेम 4 से 5 में होगा। जैसा प्रोसीजर 2 से 3 में किया है ना, सेम टू सेम 4 से 5 में टिका दीजिए। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। अब बताइए क्या जानकारी है? सर ये एन था, बॉक्स में आ गया राइट में, तो यहां जो बॉक्स बनेगा इसके राइट में यहां पे एस आएगा। कैसे पता? इसका एन राइट में चला गया बॉक्स में, एस राइट में जाएगा बॉक्स में। ऐसा सर एक ही ऑप्शन में है। पहली बात को पढ़ते ही उत्तर आ गया, फिर बाकी बात पे दिमाग क्यों लगाएं? सर तसल्ली करनी हो तो एक आधा और चेक कर लो। आपने कहा सर मिडल में एरो था, बॉक्स के बीच में चला गया। सर मिडल में ट्रायंगल था, बॉक्स के बीच में जाएगा ट्रायंगल। ये लो, ट्रायंगल को देखकर बात कर सकते हो, सही है। और भी सर चेक करना हो, देखो नीचे की साइड में ट्रायंगल था, ऊपर चला गया, नीचे की साइड में 7 था, ऊपर जाएगा सर। ये लो, तभी भी आंसर वही बनेगा। और तसल्ली करो सर नीचे की साइड में एस था, ये लेफ्ट में हो गया, सी था सर, ये लेफ्ट में हो जाएगा। ये लो, मैं कह रहा हूं सारे ऑप्शन चेक कर लो तो भी बात दिक्कत नहीं है। बाकी स्टार्टिंग में एक चेक करते उत्तर मिल गया था, तो बाकी पे दिमाग क्यों लगाना है? खत्म। एनालॉगी पूछ ली, वो भी जीके वाली।
एनालॉगी का सवाल है कि भैया इसका इससे जो रिलेशन है वो क्या बनना चाहिए, किसका बनना चाहिए। तो फ्रांस का है गैलिक रोस्टर, यानी गैलिक मुर्गा। गैलिक मुर्गा क्या है ना, ये फ्रांस का एक नेशनल सिंबल है, नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं अपन। तो नेशनल सिंबल, नेशनल बर्ड जो है वो फ्रांस का क्या है, गैलिक मुर्गा, गैलिक रोस्टर, एक मुर्गे का टाइप है गैलिक रोस्टर। ये क्या है, ये फ्रांस का नेशनल बर्ड दिया गया। वैसे ही सर न्यूजीलैंड का हॉर्नबिल, नहीं बेटा, न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कीवी होता है, कीवी। आपने देखा होगा जो खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, उन्हें कीवी कहा जाता है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। तो फ्रांस का गैलिक रोस्टर है, तो न्यूजीलैंड का कीवी होना चाहिए था। हॉर्नबिल तो आंसर नहीं है। जर्मनी का जो राष्ट्रीय पक्षी है स्वान तो नहीं है। जर्मनी का मेरे हिसाब से गोल्डन ईगल थी शायद, गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल इज द नेशनल बर्ड ऑफ जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया का इमू ही है बेटा, ऑस्ट्रेलिया का इमू है, लेकिन इंडिया का है पिकॉक। भारत का तो मोर है ना, नेशनल बर्ड जो बोलते हैं अपन, सिंबल बोलते हैं नेशनल, वो भारत का तो है मोर, ईगल नहीं है। जर्मनी का है गोल्डन ईगल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इमू है। इमू एक पक्षी होता है जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं अपन। ये सिर्फ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आजकल तो अपने इंडिया में भी है। बहुत लोग इमू फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं यहाँ पे, जो इमू को पालते हैं, ये ग्रुप में होते हैं, फिर इनके अंडे बेचते हैं। तो ये एक बिजनेस है तो चल रहा है इमू का। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कहिए या बोर्ड मास कहिए, बात एक ही है सर। प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवीजन को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। करिए। 63 मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब प्लस, प्लस का मतलब माइनस। सारे साइन जैसा आपने बताया हमने चेंज कर दिए। और अब तो बोर्ड मास का नियम लगेगा। बोर्ड मास का नियम क्या कहता आपसे कि पहले करना डिवीजन, फिर करना मल्टीप्लाई। डिवीजन कर दीजिए। तो 63 में 7 का भाग दोगे बेटा 9, 9 गुणा 13 प्लस 64 माइनस 42। अब कर दीजिए। 63 गुणा 9 होते हैं 117, सॉरी 13 गुणा 9, माफ कीजिए, 13 गुणा 9 117, और मैं इनको घटा भी दूं तो आएगा 22, यानी कि 139 इज द करेक्ट आंसर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं आप ऐसे आसान आसान सवाल करके। और मैं कह रहा हूं देखो, आप अगर प्री में 160 के ऊपर स्कोर करोगे तो ही माना जाएगा सेफ जोन में। सर 160 नंबर तब आएंगे जब रीजनिंग और मैथ्स में आपका स्कोर आना चाहिए 100%, 100 में से 100 नंबर। और वो तभी आएंगे जब इन सब बातों पे आपकी प्रैक्टिस निपुण है, पूरा पूरा आपने अभ्यास कर रखा है, लगातार चीजें आपके कांटेक्ट में है, टच में है, डेली इन पर जूझते हो, तो एग्जाम में कर पाओगे। यकीन मानिए, आप तो हमारे साथ रोज का एक एक पेपर सेट कर लो कि डेली एक पेपर सर ज्ञात करेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रिपीटेड सीरीज की सी बात लग रही है मुझे, पर ये नॉर्मल क्वेश्चन जैसा नहीं है कि सारे अक्षर आपको यूं ए बी बी दिए हो ना। देखो ये अल्फाबेट के सारे अक्षर यूज कर रहा है ना, जैसे देखो ये यूज कर रहे हैं क्या, ए बी एफ जी एच आई एम एन ओ पी, देन आगे पी के बाद में यू डब्ल्यू दिया है, ए बी सी डी एच आई। सर कंटिन्यू अक्षर दिए गए हैं। और अगर मैं बताऊं यू, आप देखो इसको ब्रेक करें ना, यूं ए बी, ये होना चाहिए एफ जी एच आई। देखो ये रिपीटेड नहीं है, ये सारे अक्षर रिपीट नहीं हो रहे हैं, पर सीरीज ऐसे कंटिन्यू दे रहा है। ए बी 2 अक्षर दिए, फिर सी डी छोड़ दिया, एफ जी एच आई 4 लगातार होंगे, फिर ये भी तो 4 लगातार ही होंगे, एम एन ओ पी। हाँ सर अगले 4 भी लगातार होंगे। देखो यू दिया है, डब्ल्यू दिया है, यू के पहले क्या आता है टी, यू के बाद क्या आता है वी, टी यू डब्ल्यू। अगले 4 भी लगातार हैं, ए बी सी डी, और अगले 2 भी होंगे लगातार।
टोटल आपके पास जितने लेटर थे कितने थे, 1 2 16 18 20, सारे एक कंटिन्यू ABCD के पैटर्न में दिए हैं। रिपीट का लॉजिक नहीं है बेटा। ABFGHI MNOP TUVW ABCDHI, तो ब्लैंक में क्या भरा, GMTVI, GMTVI मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ, टिक काहे नहीं हो रहा भाई, हो गया। तो मुद्दा यह है कि हर बार सवाल रिपीट आए कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा नया आए तो भी चैलेंज फेस कीजिए, चीजों को ट्राई कीजिए। कंप्लीट अल्फाबेट के ऑर्डर में बातें दी गई है बेटा। डाइस, डाइस में क्या होता है, डाइस में आपसे पूछते हैं अपोजिट, अपोजिट चेक कैसे होगा, या तो इनमें एक सरफेस कॉमन होगा और या इनमें दो सरफेस कॉमन होंगे। आइदर वन सरफेस विल बी कॉमन और टू सरफेस विल बी कॉमन। सर अगर एक सरफेस कॉमन है तो कॉमन से स्टार्ट कीजिए, क्लॉकवाइज मूव कीजिए, बात खत्म। जैसे मेरे को इसमें दिख रहा है 6 कॉमन है, ओनली 6 कॉमन है। सर मैं कह रहा हूं कॉमन से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, लाइक कि 6 4 3, यहां भी 6 1 2, दोनों में तुम्हें कॉमन से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज घूम जाना है। 6 4 3 6 1 2, दिस पॉइंट शुड बी कैंसल 5 आई। 6 4 3 6 1 2, तो 6 और 5 आमने सामने, 1 और 4 आमने सामने, 2 और 3 आमने सामने। हमने सवाल था 2 के सामने क्या आएगा, 3। आप कुछ और भी पूछते कि 1 के सामने क्या आएगा, 4, 5 के सामने क्या आएगा, 6। बात एक ही है सर। लो बताइए, ये हमारे पास में एक ट्रांसपेरेंट शीट है, हमारे पास में एक ट्रांसपेरेंट शीट है। उस विकल्प का चयन करें जो उस पैटर्न को दर्शाता है, जो पारदर्शी शीट को मध्य से फोल्ड करने बनेगा। देखिए आपने इस ऊपर वाले कागज को नीचे फोल्ड कर दिया। जब भी कोई कागज ऊपर का नीचे फोल्ड होगा तो उसकी वाटर इमेज बनेगी, यानी कि बेटा आकृति का टॉप और बॉटम आपस में चेंज हो जाएगा ऐसे। तो अगर मैंने ऊपर का कागज नीचे फोल्ड किया, देखो ट्रांसपेरेंट कागज है, नीचे का एरो तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा, एक ये ऊपर का एरो भी आ जाएगा, तो बच्चों वो ऐसा आएगा। जो ऊपर का एरो आएगा उसकी वाटर इमेज बनेगी और इसके ऊपर बन जाएगी। तो दोनों एरो ऐसे क्रॉस में आने चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निचले पार्ट का एरो तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर के पार्ट का एरो भी इसके ऊपर जाएगा। डी ऑप्शन बनना चाहिए, डी के अलावा किसी बात पे सॉल्यूशन नहीं है सर। इतनी सी बात। नंबर 20, JPU JWL, मैंने कहा इस पे अक्षर लिखे हुए हैं PJUWL और K। डाइस का नियम कहता जी एक सरफेस तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा सर, और अगर तुम्हें एक सरफेस कॉमन मिल जाए तो कॉमन से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। सर कॉमन से स्टार्ट करेंगे J से, JPU, यहां भी JWL, कॉमन से स्टार्ट कीजिए JPU JWL। हमारा सवाल यह था कि बताइए P के अपोजिट में क्या आएगा। सर W विल बी ऑन द अपोजिट ऑफ P। आप पूछिए हमसे U के अपोजिट में क्या आएगा, हम कहेंगे L आएगा। आप पूछिए J के अपोजिट में क्या आएगा, तो J के अपोजिट में आना चाहिए बेटा K, क्योंकि जो 6 इस पे अक्षर दिए थे वो ऊपर दिए गए हैं कि इस डाइस पे K भी लिखा हुआ था, तो वो जो J के सामने आएगा, P और W सामने आएंगे, U और L आमने सामने आएंगे। अपोजिट जानकारी को देखना इतना आसान है। 21, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर, इस आकृति में कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं। बेटा वर्ग गिनने हैं, बड़े अच्छे से गिनने हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, गौर करना। तुम्हें यह तो पता होना ही चाहिए कि अगर कभी एक ऐसी फिगर बनती है, इसमें होते हैं 5 स्क्वायर,
5 कहाँ सर? सर 4 स्क्वायर छोटे हैं, एक बड़े वाला है, तो इस आकृति में अगर वर्ग गिनने हो तो तुरंत मानिएगा इसमें 5 है। तो मैं तुम्हें इसे ऐसे पार्ट बता रहा हूं हाईलाइट करके, ऐसे अलग अलग पार्ट दिखाऊंगा, फिर आप उनको मैच करना और नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करते रहना। ये लो, जो बीच में मैंने एक एरिया आपके लिए हाईलाइट किया है, बीच में जो एरिया हमने एक मार्क किया है, आप उसको गौर से देखेंगे, उसमें आपको स्क्वायर दिख रहे होंगे बेटा 5। क्या दिख रहे हैं? बिना कोई चिंता किए, बिना कोई डाउट के आप इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर देखेंगे तो बीच वाले 5 में पार्ट में आपको 5 दिख रहे हैं। पेपर में आपको ऐसे एक एक पार्ट को तुरंत काउंट करना है। सिली मिस्टेक ऐसे क्वेश्चन में कई बार हो जाती है, उससे बचाव कीजिए, सिली मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। 1 सेकंड का वेट करना। हाँ, देखो बेटा, इन 5 के बाद में अब बाकी मैं आपको बता रहा हूं गिन के। छठा ट्रायंगल स्क्वायर ये रहा राइट में 6, 7वां इनके ऊपर रहा सर 7 तो यहां तक हो चुके हैं। देन बच्चों देखो, इधर से 2 इधर से 2 ऐसे मिला के बड़े वाला ये 7 के बाद बेटा एक ये बन गया 8, एक इस साइड में ये और बन गया बेटा 9, एक इनके बगल में और बन गया 10। जितना पार्ट ये बनाया अब तक हमने, 5 बीच में थे, छठा ये रहा, 7वां ये रहा, 8वां ये पूरा, 9वां ये पूरा और 10वां ये पूरा। सर अभी तक इसमें मिल चुके हैं मुझे 10 स्क्वायर। 10 के बाद बेटा एक स्क्वायर ये रहा पूरा 11, एक स्क्वायर ये रहा पूरा 12, एक स्क्वायर इसके अंदर भी है ये वाला 13, 13, एक स्क्वायर ये दिख रहा पूरा मुझे पूरा 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 14। 14 स्क्वायर तो अभी तक हमें मिल चुके हैं। क्या कोई और नया स्क्वायर भी इसके अंदर बन सकता है? 14 स्क्वायर तो बड़े आराम से हमें मिल गए हैं। क्या 14 के बाद में कोई और आकृति तो मिस नहीं कर दी हमने? 14 14 14 ठीक है। और इन पार्ट से ट्रायंगल कोई बनेगा नहीं, स्क्वायर बनेगा नहीं, इधर भी नहीं है, ये काउंट हो गया है, ये काउंट हो गया है, 14 ही होंगे बेटा। टोटल इसमें जो स्क्वायर काउंट करेंगे वो कितने होंगे? 14। 15वां कहीं और तो नजर नहीं आ रहा मुझे इसमें। नहीं बेटा ठीक है। ठीक है, 5 वो थे, 6 7 8 9 10, एक पूरा 11 12 13 14 14। देयर आर 14 स्क्वायर इन दिस फिगर। 14 ही होंगे बेटा, इसके अलावा और कोई बात पे चिंता करनी नहीं है। 22। वाओ, ये है एक शानदार बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन। क्या दिया गया? सिंबल कितने सारे दिए हैं भाई? ए एंड जेड का मतलब है ए जेड का भाई है, तो बच्चों एन जेड एंड का मतलब होगा एन जेड का भाई है। एक एक साइन पढ़ते जाओ, चिपकाते जाओ। एम एल्फा एन, एल्फा का मतलब क्या दिया हुआ है? एल्फा कहां है? एल्फा 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 ये रहा। ए एल्फा जेड का मतलब ए जेड का पिता, तो एम एल्फा जेड का मतलब एम एन के पापा हैं। पापा का मतलब एक पीढ़ी ऊपर। एल एट द रेट का मतलब है ए एट जेड का मतलब ए जेड की पत्नी, तो एल एम की पत्नी है। के हैश एल का मतलब, हैश का मतलब है बहन, तो के एल की बहन है। हैश का मतलब बहन। परसेंटेज का मतलब दिया हुआ है मां, तो जे के की मां है। सर पूरी बात को देखकर अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, ये बन रहा है कि जेड का भाई एन, एन के पापा एम, उनकी वाइफ एल, उनकी बहन के, उनकी मम्मी जे। मैं पूछ रहा हूं जे का जेड से क्या रिलेशन है? किसका रिलेशन? जे का। कहां से? जेड से। देखो जेड के पापा की वाइफ मम्मी,
मम्मी की बहन मौसी, मौसी की मम्मी नानी। भाई आपकी मम्मी की बहन हो, उनकी माता हो, या मम्मी की बात तो एक ही है, मम्मी की मम्मी कह सकते हैं ना, ये दोनों बहनें हैं। जे इनकी माता है या इनकी माता है, बात तो एक ही है, सेम है। तो जेड की मम्मी उनकी मम्मी, तो जेड जो है, जेड उनकी माता की माता का नाम है जे। तो मैंने पूछा जे का जेड से क्या रिलेशन है, आंसर बनेगा मदर से मदर, यानी मां की मां, मम्मी की मम्मी, नानी कह सकते हैं। पर इन्होंने ऑप्शन नानी दिया नहीं, इन्होंने कहा मम्मी की मम्मी, हमें ऐसे टिक करना है, ऐसे मान लीजिए, और क्या। 23 सवाल तो इजी है, पर यूं आपने लैंग्वेज लिख के दी है कि ऑल द अल्फाबेट्स इन द वर्ड डिक्शनरी आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले ये काम कर ही देते हैं अपन, देखो डिक्शनरी DICTIONARY, इसके सारे अक्षर डिक्शनरी ऑर्डर में लगाइए। तो ए बी तो है नहीं, सी डी ई इसमें है नहीं, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई, 2 बार आई आएगा सर। देन जे के एल एम एन ओ, एन आएगा, फिर ओ आएगा, देन पी क्यू आर टी वाई। सर डिक्शनरी के सारे अक्षर आपने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाइए, लगा दिए। अब जो नया वर्ड बना उसमें लेफ्ट साइड से चौथा, लेफ्ट से चौथा होता है आई, एंड राइट साइड से दूसरा टी, के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अक्षर हैं। सर इंग्लिश अल्फाबेट में आई तो आता है 9 पे, टी आता है 20 पे, तो इनके बीच में होते हैं 10। इनके डिफरेंस से एक कम करते हैं हमेशा। तो डायरेक्टली ऐसे गिनना हो कि बीच में कितने होंगे, तो बीच में इनके होंगे 20 और 9 का डिफरेंस 11, 11 में से एक कम। कितने अक्षर इनके बीच में है, 10। और अगर आपको एग्जाम में डाउट लगे आप चेक कर लेना, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो आई और टी के बीच में ये वाले अक्षर हैं। कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वैसे कॉमन सेंस ये है कि आई 9 पे, टी 20 पे, तो बीच में अक्षर आएंगे 11 में से एक कम करोगे 10। ये तो बहुत आसान है ना। ओ कोडिंग डिकोडिंग है सर। एक कोडिंग लैंग्वेज में आपने बोथ को लिखा है डी क्यू वी जे, डेर को आपने लिखा है एफ सी टी जी। तो आसपास के लेटर देखिए ना बेटा, ये +2 है, +2 है, +2 है, +2 है। हर अक्षर में आपने 2-2 ऐड कर दिया। यहां भी +2 +2 +2 +2 करेंगे, सब में आप 2-2 ऐड करेंगे। तो मैंने कहा उसी तरीके में विल का कोड क्या बनेगा, WILL, यानी कि 23 तो 25 का मतलब Y, 9 2 11 का मतलब K, 12 14 का मतलब N और N, YKNN, ऑप्शन नंबर डी। ये सब बातें आपको समझाने को लिखी गई हैं। एग्जाम में तो ऑनलाइन देख के वहीं सॉल्व कर दीजिएगा, लिखने की भी नीड नहीं है। बच्चों इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन, सवाल यूं लग रहा होगा बहुत मुश्किल सा, पर टफ है नहीं। पर एक बात देख पाओगे कि सर ये पूरा पैटर्न नहीं है, मतलब सेम बात को रिपीट नहीं कर रहा है, वैसा नहीं है आई आई जे जे आई आई रिपीट हो गए, नहीं हो रहे सर। तो रिपीट नहीं हो रहा तो क्या होगा, अब देखिए अगर मैं देखो इनका डिफरेंस देखूं कि 25 27 में 2 प्लस है, 6 और 3 होते हैं बेटा 9, 9 और 2 होते हैं 11, 11 और 2 होते हैं 13, 19 और 2 होते हैं बेटा 21, 21 और 2 होते हैं 23। ऐसा मुझे मिल रहा है, देखो कहीं तो +2 है, कहीं +3 है, लेकिन 2-2 बार 2 है, 2-2 बार 2 है। तो क्या ऐसा बन सकता है क्या कि 2 बार करें +3, 2 बार करें +2। जैसे भाई अगर यहां +2 है, देखो हो सकता है स्टार्टिंग में +3 होता, फिर से +3 होता, फिर +2,
फिर +2, फिर +3 +3 +2 +2 +3 +3। ये 2 बार 2 को देखकर मन में आया कि ऐसा बन सकता है क्या। देखिए 19 और 3 22 V, 22 3 25 Y, 25 2 27 का मतलब A, 1 और 2 3 C, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 2 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 21 2 23। करेक्ट है बेटा, VCP आंसर बनेगा। लॉजिक है जी +3 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2, सेम बात दी गई। तो प्यारे बच्चों, ये इस पेपर के हुए 25 क्वेश्चन कंप्लीट। 23 सितंबर का शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ पूरा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, वहां हम एक और बेहतरीन पेपर सॉल्व करेंगे। और अगर इसके सारे लॉजिक आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।